बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई। तो हम बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो मैनकीव की बुक है उसको फॉलो कर रहे हैं। और इस बुक का जो फोर्थ चैप्टर है द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, उसका ये सेकंड पार्ट है। उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, डिमांड। और ये वाली जो वीडियो है इसमें मैं जो है वो सप्लाई को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली सप्लाई होती क्या है? अभी जिस तरीके से हमने डिमांड को एक्सप्लेन किया था, सप्लाई बिल्कुल उसके अपोजिट है। डिमांड को मैं अगर थोड़ा सा रिवाइज कर दूं तो डिमांड में हमने ये कहा था कि एक कंज्यूमर या एक जो सिटीज़न है या एक जो ह्यूमन बीइंग है जिसके पास दो चीज़ें होंगी तो हम उसको कहेंगे कि ये उसकी डिमांड है। तो जैसे हमने कहा कि उसकी एक नंबर वन विलिंगनेस टू पे, और दूसरे नंबर पे हमने कहा था कि परचेजिंग पावर, कि वो किसी चीज़ को ख़रीदना भी चाह रहा है और ख़रीद भी सकता है। अब अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई बेसिकली ये सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो पहले वाला कॉन्सेप्ट डिमांड का था वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब हम बेसिकली उस शख्स की बात कर रहे हैं या उस पर्सन की बात कर रहे हैं जिसने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सप्लाई करना है। तो क्वांटिटी सप्लाइड बेसिकली हम किसी भी कमोडिटी की डिसाइड कैसे करते हैं या उसको डिफाइन किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे भी बेसिकली दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी बेस पे हम ये कहेंगे कि ये जो है वो सप्लाई है। वो पहले नंबर पे क्या है कि वो पर्सन या वो सेलर जिसके पास कोई प्रोडक्ट के कुछ यूनिट्स अवेलेबल भी हैं और वो उनको बेचना भी चाह रहा है। तो इट मीन्स कि उसके पास कुछ यूनिट्स अवेलेबल हैं और उसको वो सप्लाई भी करना चाह रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये सप्लाई है। द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एनी गुड्स इज़ द अमाउंट दैट सेलर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि सप्लाई और स्टॉक में बेसिकली फ़र्क क्या होता है। अब ये देखें, एक जो पर्सन है, एक जो सेलर है जिसके पास 100 यूनिट्स हैं किसी एक प्रोडक्ट के या किसी एक कमोडिटी के जिसको वो बेचना चाह रहा है। अब अगर उसमें से वो 20 यूनिट्स सेल के लिए ऑफ़र करता है, बाकी के वो जो यूनिट्स हैं वो ऑफ़र नहीं करता, तो हम ये कहेंगे कि जो उसके 20 यूनिट्स हैं ये सप्लाई है, और जो उसके 80 यूनिट्स हैं जो उसके पास रिमेनिंग है या वो जिसको सेल के लिए ऑफ़र नहीं कर रहा, उसको हम कहेंगे कि वो उसका स्टॉक है। अच्छा, अब सप्लाई का जो रिलेशन होता है प्राइस के साथ वो इन्वर्स नहीं होता, वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। डिमांड के केस में वो इन्वर्स रिलेशन था। इस केस में क्योंकि डिमांड के केस में ये था कि जो एक कंज्यूमर है वो कम प्राइस पे ज़्यादा परचेज करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर सप्लायर को हम देखें तो सप्लायर का बिहेवियर ये है कि वो कम प्राइस पे कम बेचना चाहेगा और ज़्यादा हाई प्राइस पे वो ज़्यादा सेल के लिए यूनिट्स को ऑफर करेगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई फिर क्या हुआ, बेसिकली ये एक पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। द क्लेम दैट द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड राइजेस व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड राइजेस, अदर थिंग्स इक्वल, अदर थिंग्स रिमेन सेम। और अदर थिंग्स इक्वल का मतलब ये है कि कुछ अजम्पशंस हैं जो हम ये कह रहे हैं कि अगर वो अजम्पशंस होंगी तो लॉ होल्ड करेगा, अदरवाइज वो लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो इन अजम्पशंस को हम जो है वो नेक्स्ट वाली स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जब हम इसकी अजम्पशंस की बात करेंगे या इसके डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे तो हम उस टाइम इसको डिस्कस करेंगे इसके मेन कॉन्सेप्ट के बाद, कि वो बेसिकली कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम ये कहते हैं कि ये फैक्टर्स चेंज ना हो तो लॉ एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा, उसके बाद सप्लाई का जो स्केजुअल है वो क्या होता है और इसका जो कर्व है वो किस तरह से होता है। सप्लाई स्केजुअल बेसिकली एक पाथ और एक टेबल है, ये जो राइट साइड पे बना हुआ है, जिसमें एक तरफ जो हमने प्रोडक्ट ली है, जो हमने कमोडिटी ली है उसकी प्राइस गिवन है, और दूसरी तरफ जो कमोडिटी हम जिसकी बात कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी गिवन है, जो कि एक प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट प्राइसेस के साथ। अब जब प्राइस 1 है तो जो सप्लाई है वो 3 है, जब प्राइस 2 है तो सप्लाई इंक्रीज हो रही है, 6 हो गई है, और जब प्राइस 3 हुई है तो क्वांटिटी 9 सप्लाई हो रही है। उसके बाद जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है इसी तरह
तरीके से जो सप्लाई है वो बढ़ती जाएगी। ये बेसिकली सप्लायर का बिहेवियर है कि जब भी प्राइस इंक्रीज होती है तो वो सप्लाई जो है वो ज़्यादा करता है मार्केट में। तो सप्लाई का स्केजुअल क्या हुआ, इस टेबल को, वो टेबल जो आपके पॉजिटिव रिलेशन को शो करता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, उसको हम कहते हैं सप्लाई स्केजुअल। और उसके बाद जो सप्लाई स्केजुअल है, इससे हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं जिसको हम ये कहते हैं कि अब ये जो कर्व है ये सप्लाई कर्व है। बेसिकली अगर हम इसी टेबल को देखें तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है। दोनों की जो मूवमेंट है प्राइस और क्वांटिटी की वो एक ही डायरेक्शन में है। प्राइस 1 है 2 से 3 4 5 6, इसी तरीके से क्वांटिटी 3 6 9 12 15 18 इंक्रीज होती जा रही है। तो अगर हम इसको जो है वो बॉटम से पढ़ना शुरू करें तो 6 प्राइस पे सप्लाई 18 है, और प्राइस जब कम हुई है 5 हुई है तो जो सप्लाई है वो 15 है, और अगर सप्लाई मज़ीद कम होती जाए तो 4 पे है तो क्वांटिटी सप्लाई जो है वो 12 है, वो डिक्लाइन करती जा रही है। इसी तरह से जो हमने कर्व बनाना है, इसको हम जो प्राइस है उसको हम ड्रा कर लेंगे वर्टिकल एक्सिस पे, जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। और जो सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाई 0 से जो 18 हमारे पास नंबर हमने लिए हैं, इसको हम हॉरिजेंटल एक्सिस या जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने प्राइस और क्वांटिटी को दोनों को जो है वो मेंशन कर दिया। क्वांटिटी स्टार्ट हो रही थी 3 से 18 तक, तो हमने इसका एक स्केलिंग की है और एक यूनिट हमने इसका 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 ये हमने बना ली है। अब जहाँ जहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा तो उसको हम वहाँ पे ड्रा कर लेंगे। जैसे सपोज हमारे पास 3 है तो ये आ जाएगा 0 के बाद वो स्मॉल एक हमने जो है वो लाइन भी ड्रा की हुई है, छोटे छोटे निशान लगाए हुए हैं 1 2 3 4 5, और 0 से 5 तक इसके दरमियान में जो पॉइंट है वो 4 है। तो थर्ड वाला जो जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे हम इसको ड्रा कर लेंगे। इसी तरीके से हमने प्राइस को मेंशन किया हुआ है 1 से 6 तक। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमने सबसे पहले 0 प्राइस पे जो है वो उसको मेंशन किया क्वांटिटी को। उसके बाद अगर प्राइस 1 है तो क्वांटिटी जो है वो 3 है। उसके बाद अगर प्राइस 2 है तो क्वांटिटी 6 है, और ये देखें 5 से आगे 6 है। हमने पहले पॉइंट ड्रा किया, पॉइंट ड्रा करने के बाद 2 से हमने ड्रा किया, उसके बाद हमने क्वांटिटी को देखा कि 6 है। जो पॉइंट बनते जा रहे हैं हम उनको ड्रा करते जाएंगे। अब इस तरह से नेक्स्ट वाला पॉइंट था कि प्राइस 3 है और क्वांटिटी जो है वो सप्लाइड 9 है। इसी तरह से अगर हम ये लास्ट पे देखें 6 प्राइस पे जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 18 है। अब अगर मैं इन सारे के सारे पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो इनको मिलाने से जो कर्व आएगा उसको हम कहेंगे सप्लाई कर्व। ये हमारे पास सप्लाई कर्व है जो कि प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन शो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है मार्केट सप्लाई वर्सेस इंडिविजुअल सप्लाई। अब अगर हम इंडिविजुअल सप्लाई की बात करें तो वो बेसिकली उस एक प्रोड्यूसर या उसे एक सप्लायर की तरफ से सप्लाई है, या उसकी वो विलिंगनेस है जो वो डिफरेंट प्राइसेस पर मार्केट में सेल के लिए ऑफर कर रहे हैं। अब फर्ज करें एक पर्सन है जो अगर मैं इस पिछली एग्जांपल की बात करूं कि एक पर्सन है वो 18 यूनिट्स जो है वो एप्पल के सेल करना चाह रहा है तो डिफरेंट प्राइसेस पे। अब ये 18 उसकी इंडिविजुअल सप्लाई है, लेकिन उसी टाइम में अगर हम देखें उस स्पेसिफिक टाइम में अगर उस मार्केट में और भी सप्लायर हैं या और भी कुछ लोग हैं जो सेल के लिए प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहे हैं, तो हम फिर उन सारे के सारे लोगों की जो सप्लाई है उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा हर एक प्राइस के ऊपर, तो हम ये कहेंगे कि अब हमारे पास ये जो सप्लाई है ये बेसिकली मार्केट सप्लाई है। जो तो एक इंडिविजुअल पर्सन की तरफ से मार्केट में सेल के लिए ऑफरिंग है वो है आपकी इंडिविजुअल सप्लाई, और जो टोटल सप्लाई है बाय द ऑल प्रोड्यूसर्स या बाय द ऑल सप्लायर्स वो उसको हम कह रहे हैं कि वो मार्केट सप्लाई है। अब फर्ज करें कि हमारे पास हमने सपोज किया कि यहाँ पे 2 प्रोड्यूसर हैं और दोनों प्रोड्यूसर की हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जो पहले वाला प्रोड्यूसर है ए वो 1 प्राइस के ऊपर 3 यूनिट बेचना चाह रहा है,
और जो बी है वो 2 यूनिट बेचना चाह रहा है। अब अगर हम लास्ट पॉइंट को देखें कि 6 प्राइस पे जो पर्सन ए है वो 18 यूनिट बेचना चाह रहा है और जो बी है वो 12 यूनिट्स बेचना चाह रहा है। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद हम हर प्राइस के सामने देखेंगे कि टोटल दोनों पर्सन की सप्लाई कितनी है। तो अब ये देखें, जो हमने सेकंड पे 3 + 2 5, 6 + 4 10। अब प्राइस 1 पे जो टोटल सप्लाई है मार्केट की वो 5 है और प्राइस 2 पे जो टोटल मार्केट की सप्लाई है वो 10 है। इसके बाद सेम इसी तरह से अगर हम लास्ट पॉइंट देखें कि 6 प्राइस पे पर्सन ए की जो सप्लाई है वो 18 है और पर्सन बी की तरफ से जो है वो 12 है, तो ये टोटल हो जाएगी 12 + 18 30। अब हमने जो ग्राफ ड्रा करना है वो ये वाला जो बिल्कुल दोनों लेफ्ट और राइट पे जो कॉलम है उन दोनों को देख के हम ड्रा करेंगे, प्राइस वाला और सप्लाई। ये हमने मार्केट सप्लाई कर्व जो है वो ड्रा कर ली है। अब ये देखें कि यहाँ पे जो हमने सप्लाई ली है वो टोटल सप्लाई है मार्केट की, क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि मार्केट में जस्ट 2 ही प्रोड्यूसर हैं, 2 ही सप्लायर हैं। तो हमने उन दोनों सप्लायर की जितनी सप्लाई है हम उसके अकॉर्डिंगली उसको हम देखेंगे कि अब अगर ये मैं एक दो पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ। 1 प्राइस पे क्वांटिटी 5 है, 1 प्राइस पे क्वांटिटी 5 है और 6 प्राइस पे क्वांटिटी जो है वो 30 है। तो ये हमारे पास जो कर्व है ये मार्केट सप्लाई कर्व है। अब हम ये देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सप्लाई में चेंज आएगा या सप्लाई चेंज होगी, तो या वो कौन सी अजम्पशंस हैं जिनको हम जब हम लॉ ऑफ सप्लाई को डिस्कस करते हैं तो उनको हम एज्यूम करते हैं कि वो चेंज ना हो। तो इनको 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। नंबर 1 मार्केट प्राइस, नंबर 2 इनपुट प्राइसेस, नंबर 3 टेक्नोलॉजी, नंबर 4 नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स और नंबर 5 एक्सपेक्टेशंस। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं या और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, तो मैं इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट प्राइस ये वो फैक्टर है जिसको हमने अभी डिस्कस किया है कि जब मार्केट प्राइस में चेंज आता है तो उस प्राइस के चेंज की वजह से सप्लाई चेंज होगी। अगर तो प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी और अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट प्राइसेस, जिसको हम कास्ट भी कहते हैं। कि जब एक प्रोड्यूसर कुछ जो है वो प्रोडक्शन कर रहा होता है तो उसकी, अब मैं साथ साथ एग्जांपल्स हर एक की देता जाऊंगा कि अगर एक प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन सेल है उसका और वो कुछ यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है रॉ मटेरियल को ख़रीदने के बाद, अब अगर उस रॉ मटेरियल या उस इनपुट जो वो यूज़ कर रहा है उसकी अगर कास्ट या उसकी प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती है तो उसके प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से इस प्रोड्यूसर की जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो कम हो जाएगी। तो जैसे ही प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी तो इसका मतलब है कि वो जब प्रोडक्शन कम करेगा तो वो सप्लाई भी कम करेगा। तो अगर इन केस अगर एक जो प्रोड्यूसर है वो जो रॉ मटेरियल या जो इनपुट ख़रीद के लाता है उसकी अगर प्राइस सपोज 1 लाख है, 1 लाख रुपया अगर उसकी प्राइस है, तो 1 लाख के बाद अगर वो वही इनपुट्स या वही वो जो रॉ मटेरियल यूज़ करता है उसकी प्राइस 50,000 हो जाती है, तो अब वो जो है वो डबल यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है और अब वो सप्लाई को जो है वो ज़्यादा कर सकता है। तो इसका मतलब है कि जो सप्लाई है उसको कम या ज़्यादा करने में एक ये भी उसका डिटर्मिनेंट या मेन फैक्टर है कि इनपुट प्राइस या उसकी कास्ट क्या थी। उसके बाद नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। अगर किसी भी इकोनॉमी में या कोई भी जो फर्म है उसमें या कोई इंडस्ट्री है उसमें कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है या वो कोई नई टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट करते हैं कोई भी फर्म जो है, तो उसके अडॉप्ट करने के बाद क्या होगा, तो उसके अडॉप्ट करने के बाद जो है आपकी जो सप्लाइंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपका जो बहुत सारा मटेरियल वेस्ट होता है मैनुअल काम की वजह से या पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से। टाइम का वेस्टेज था, रिसोर्सेज का वेस्टेज था, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन ज़्यादा थी, या अगर हम कोई और जो है वो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कंजम्पशन ज़्यादा थी। तो अब उस न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होगा कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो कम ज़ाया होगा और उसके बाद जब आपके मटेरियल, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी,
इन सारी की सारी चीज़ों की कंजम्पशन कम होगी तो बेसिकली आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो आप सप्लाई को बढ़ा सकेंगे। इसी तरह से अगर आप बैकवर्ड जो आपकी या ओल्ड डेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो उसका नुकसान ये होगा कि उससे जो लॉस है वो आपका ज़्यादा होगा, या आपका जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर्स। अगर नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर्स चेंज हो जाते हैं, सपोज मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हो जाता है, नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर्स बढ़ जाते हैं, तो उसके इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा कि अब जो मार्केट में ऑलरेडी जिस कैपेसिटी पे काम हो रहा था या जितनी सप्लाई हो रही थी, अब जब न्यू सप्लायर आएंगे, न्यू प्रोड्यूसर्स आएंगे, तो उस प्रोडक्ट की मार्केट में सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए अगर नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर्स कम हो जाते हैं, या जैसे नॉर्मली बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से या पॉलिटिकल कुछ जो इश्यूज़ हैं उसकी वजह से इंडस्ट्री मूव कर जाती है किसी दूसरे कंट्री में। तो जब कैपिटल आउटफ्लो होता है, किसी भी इकोनॉमी से कैपिटल चला जाता है, तो वो बेसिकली नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर्स को कम कर रहा होता है, तो उससे सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगर हमें एक्सपेक्टेशंस इस तरह से हैं, एज ए सप्लायर को ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि कल को या इन नियर फ्यूचर प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, तो वो अपनी प्रोडक्ट को उस टाइम फ्रेम में जो है वो सप्लाई कम करेगा, और जिस टाइम फ्रेम में उसकी प्राइस इंक्रीज होगी उसमें वो कोशिश करेगा कि वो ज़्यादा सप्लाई करे। लेकिन अगर यही एक्सपेक्टेशंस इन्वर्स हो, नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस हो, या उसको पता हो कि एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं कि फ्यूचर में जो है वो प्राइसेस डिक्लाइन करनी है, तो वो कोशिश करेगा कि उसी करंट टाइम फ्रेम में सप्लाई को जो है वो बढ़ा दे। जैसे इसकी एक सादा सी एग्जांपल है, जो हमारे पास फ्यूल स्टेशंस हैं, कि जब उनको आइडिया हो जाता है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मंथली प्राइस जो है वो चेंज होती है, तो अगर प्राइस में चेंज, आज अगर प्राइस चेंज होनी है तो उनकी कोशिश ये होगी कि वो जो है वो कम सप्लाई करें। अब उनको पहले पता है कि प्राइस इंक्रीज हो जानी है, तो जितना कम सप्लाई करेंगे, कल को जो प्राइस इंक्रीज होगी तो वो उनको बेनिफिट होगा। उसके बाद है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई। अब जब हम ये बात करते हैं कि क्वांटिटी सप्लाइड, तो इसका मतलब है कि वो डिटर्मिनेंट जिसको हम प्राइस कह रहे थे, मार्केट प्राइस, अगर मार्केट प्राइस के चेंज की वजह से सप्लाई में चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। और अगर अदर फैक्टर्स अदर देन द प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज है, इनोवेशंस हैं, इसके अलावा आपका नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर्स हैं, या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो या इनपुट कास्ट और प्राइस है, इनपुट प्राइस है, तो अगर इन चीज़ों के चेंज की वजह से सप्लाई में चेंज आता है तो हम ये कहेंगे कि ये चेंज इन सप्लाई है। अब मार्केट प्राइस की वजह से अगर हम डिफाइन करेंगे तो उसको हम क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं, और जिनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बाकी फैक्टर्स के साथ, जिनको लिंक कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे चेंज इन सप्लाई। और अगर तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड होता है, प्राइस के चेंज होने की वजह से चेंज आता है, क्योंकि हमने अभी ग्राफ में भी डिस्कस किया था, एक साइड पे प्राइस थी, एक साइड पे क्वांटिटी थी। अगर तो प्राइस चेंज होगी तो उसके साथ क्वांटिटी चेंज हो रही थी, तो हम डिफरेंट पॉइंट्स को ड्रा करके हमने एक लाइन ड्रा की थी, और अगर लाइन के ऊपर हम देखें तो उसी लाइन के साथ साथ ही सारी की सारी मूवमेंट थी। तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट अलोंग द कर्व। अब एक्सटेंशन क्या है और कॉन्ट्रैक्शन क्या है? जब तो प्राइस इंक्रीज होगी और प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से अगर सप्लाई भी इंक्रीज होती है तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, और अगर प्राइस के डिक्लाइन करने की वजह से सप्लाई भी डिक्लाइन करती है तो हम इसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन है ये प्योरली मार्केट प्राइस की वजह से होता है, और जो कर्व है वो अलोंग द कर्व उसकी जो है वो मूवमेंट होती है। हम अलग से एक नए कर्व पे शिफ्ट नहीं होते, उसी कर्व के ऊपर रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज इन सप्लाई। अगर तो सप्लाई में चेंज आता है अदर फैक्टर्स की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, कास्ट के कम होने की वजह से, या एक्सपेक्टेशंस की वजह से, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स की वजह से,
तो उसको हम कहेंगे कि अगर तो इन सारे के सारे इन सब में से किसी भी फैक्टर की वजह से सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, तो सपोज वेदर की वजह से सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो उसके सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से, वेदर के चेंज की वजह से जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो उसको हम कहेंगे राइज इन सप्लाई। और अगर इनके चेंज होने की वजह से सप्लाई कम हो जाती है तो उसको हम कहेंगे फॉल इन सप्लाई। तो ये बेसिकली जब राइज एंड फॉल की हम बात करते हैं तो जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, या तो लेफ्टवर्ड या फिर राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो अगर तो राइज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अगर फॉल होगा तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, कि एक साइड पे हमने आइसक्रीम ली हुई है और दूसरी साइड पे हम ये कह रहे हैं कि उसकी जो क्वांटिटी है, एक साइड पे हम उसकी प्राइस की बात कर रहे हैं, दूसरी साइड पे हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो अब ये देखें कि अगर प्राइस में इजाफा होता है, प्राइस 1 से 3 हो जाती है और क्वांटिटी 1 से 5 हो जाती है, तो हम पॉइंट ए से पॉइंट सी पे जो जा रहे हैं तो ये बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई है। और दूसरे नंबर पे हम इसी कर्व के ऊपर ही रहे हैं ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर हम गए हैं। और इसी तरह से अगर हम सी से ए की तरफ मूव करें कि प्राइस जो है वो 3 से कम होकर ₹1 पे आ जाती है या $1 पे आ जाती है, तो उसके कम होने की वजह से क्या होगा कि इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट था चेंज इन सप्लाई, कि किस तरीके से जो सप्लाई है उसका चेंज हम देख रहे थे। तो मैंने ये डिस्कस किया था। फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो चेंज आ रहा है ये इनपुट जो प्राइस है या कास्ट के कम होने की वजह से आ रहा है। इनपुट की अगर कास्ट कम हो जाती है या प्राइसेस कम हो जाती हैं तो प्राइस के कम होने की वजह से इनपुट प्राइस मतलब कि कास्ट कम होने की वजह से इसको हम प्राइस जो मार्केट वाली प्राइस है उसके साथ मिक्स नहीं करना हमने। तो ये कास्ट है, अगर इसके कम होने की वजह से हमारी जो कैपेसिटी है सप्लाई की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो हम सप्लाई को बढ़ाएंगे तो ये S1 से जो कर्व है वो S2 पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर इनपुट कास्ट ज़्यादा हो जाती है, अगर आपका रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है तो हमारी जो सप्लाइंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और उसके कम होने के साथ ही जो है वो हम S1 से S3 पे शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस चेंज इन सप्लाई। तो यहाँ पे हमने एक इसको ये जो टॉपिक था इसको हमने समराइज किया यहाँ पे। तो जो भी फैक्टर्स इसके थे उसको हमने 1 बाय 1 यहाँ पे देखना है। जैसे ये अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूँ, वेरिएबल्स डेट अफेक्ट क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस, इनपुट प्राइस, टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेशंस, नंबर ऑफ सेलर्स। अगर हम दूसरी तरफ देखें, अब हमने 1 बाय 1 इसको, ये बेसिकली समझ लें कि एक एक्टिविटी है जो हमने पिछले 3 स्लाइड्स में पढ़ा है, उनको हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर प्राइस चेंज होती है तो अ चेंज इन दिस वेरिएबल रिप्रेजेंट अ मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। तो प्राइस को अगर उसमें कोई चेंज आता है तो मैंने बताया था कि प्राइस के चेंज की वजह से हम उसी कर्व के ऊपर जो है वो हमारी मूवमेंट रहती है। और अगर हम इनपुट प्राइस की बात करें तो ये देखें जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो गया। अगर तो इनपुट प्राइस, ये पिछली स्लाइड में हमने ग्राफ पढ़ा है, अगर इनपुट प्राइस कम होगी तो सप्लाई जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी, और अगर इनपुट प्राइस कम हो जाएगी तो सप्लाई जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। बहरहाल इनपुट प्राइस की वजह से जो है वो सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा, और टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से भी शिफ्ट होगा, एक्सपेक्टेशंस की वजह से शिफ्ट होगा, नंबर ऑफ सेलर्स की वजह से शिफ्ट होगा। अब इसके रीज़न ये है क्योंकि जब हम प्राइस को फिक्स ले रहे हैं तो अगर हमारे पास जो प्राइस है अगर वो फिक्स है, और फिक्स प्राइस के साथ अगर आप क्वांटिटी को चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके नए ग्राफ बनेंगे उसी एक प्राइस लाइन के ऊपर, उसी एक प्राइस के ऊपर डिफरेंट जो ग्राफ्स आपके बनेंगे वो बेसिकली ये शो करेंगे कि कोई प्राइस के अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा है, और उसकी चेंज की वजह से अब इसमें जो है वो शिफ्टिंग हो रही है सप्लाई कर्व में। यहाँ तक अगर ये जो सप्लाई वाला चैप्टर था आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इसी वीडियो के लास्ट पे जो है वो फीडबैक दे सकते हैं, या अगर कुछ चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वो आप वेट करें, इसके बाद मैं इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा।